Class 9th NCERT Chapter 2 People as Resource. Overview. The chapter People as Resource is an important effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. Population becomes human people when there is investment made in form of education, training and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. इस पैरा की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस चैप्टर में पॉपुलेशन को इकोनॉमिक की एसेट के रूप में बताने की इसने कोशिश की है। पॉपुलेशन उस समय ह्यूमन कैपिटल में बदल जाती है जब एजुकेशन, स्किल्स, मेडिकल केयर जब उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल, स्किल्स और उसमें जो प्रोडक्शन की ज्ञान का जो स्टॉक है उसी को संसाधन के रूप में लोग कहा गया है। पीपल एज रिसोर्स People as resource is a way of referring to a country working people in terms of their existing productive skills and abilities. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute the creation of the gross national product like other resources. Population also is a resource, a human resource. This is positive side of large population that is often overlooked when we look only the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities. संसाधन के रूप में लोगों का अध्ययन एक ऐसा तरीका है जिससे वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन किया जा सके। उत्पादक पहलू को ध्यान में रखकर जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के निर्माण में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधन की तरह जनसंख्या भी एक संसाधन है जिसे मानव संसाधन कहते हैं, परंतु जब हम जनसंख्या के नकारात्मक पहलू को देखते हैं या नेगेटिव वे से देखें, उस समय विशाल जनसंख्या के सकारात्मक पहलू को अनदेखा कर दिया जाता है। या आप ऐसा समझ सकते हैं, जब भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर विचार किया जाता है तो जनसंख्या एक भयंकर समस्या के रूप में सामने आने लगती है। जब अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा मानव संसाधन को और अधिक विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जिससे भौतिक पूंजी निर्माण की तरह ही देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है। Investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital. This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or the better trained persons, as well as higher productivity of healthier people. भौतिक पूंजी की ही भांति मानव पूंजी का निवेश प्रतिफल प्रदान करता है। मानव पूंजी को अधिक शिक्षित अथवा अच्छे प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय तथा साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। India's Green Revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources. India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. It's mean भारत की हरित क्रांति एक ऐसा नाटकीय उदाहरण है जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार अच्छे प्रोडक्शन के लिए या उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक अद्भुत उदाहरण है जिसमें बताया गया है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। एक पिक्चर ऑब्जर्व करते हैं। What is human resource? It is like land or labor? It is more than that. What is human capital? It is like rupee, paise or dollar? It is more than that. Picture 2.1. Looking at the photograph, can you explain how a doctor
teacher, engineer, and a tailor are an asset to the economy. इस पिक्चर को ऑब्जर्व करके आप बता सकते हैं डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर और टेलर किस तरह से एसेट हो सकते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए. Not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes, society also gain the other indirect ways because the advantages of more educated or a healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care. In fact, human capital is in one way superior to of other resources like land and physical capital. Human resource can make use of land and capital, and land and capital cannot become useful on its own. For many decades in India, a large population has been considered liability rather than asset. बेहतर आय से अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होने के साथ साथ समाज को, अपनी सोसाइटी को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है. जो लोग स्वयं प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं या उन्हें अधिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं की जाती हैं, उन्हें भी अधिक शिक्षित या स्वस्थ जनसंख्या का लाभ पहुंचता है. वास्तव में मानव पूंजी भूमि जैसे संसाधनों और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि भूमि और पूंजी का अपने आप उपयोग नहीं हो सकता. मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है. पिछले कई वर्षों से भारत की विशाल जनसंख्या की परिसंपत्ति न मानकर एक दायित्व माना जाता रहा है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या का दायित्व देश पर ही हो. ऐसी जनसंख्या को मानव पूंजी के रूप में निवेश करके एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है. आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे सबके लिए शिक्षा व स्वास्थ्य, आधुनिक औद्योगिक के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण या स्किल्स उनको देकर उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है. स्टोरी ऑफ सकल. सकल की स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं. गांव सेमापुर में दो दोस्त विलास और सकल रहते थे. सकल 12 वर्ष का था. उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे और माँ शीला घर का कामकाज देखती थी. घर के कामकाज में सकल अपनी माँ का हाथ बटा देता था. वह अपने छोटे भाई बहन जीतू और सीतू की भी देखभाल करता था. उसका चाचा श्याम 10वीं पास करने के बाद भी घर पर बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली. बूटा और शीला की इच्छा थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने. वे उस पर दबाव डालकर गाँव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए कहते हैं. उसने वहाँ एडमिशन ले लिया. अच्छी तरह से पढ़ाई करते हुए उसने हायर सेकेंडरी की परीक्षा भी पास कर ली. उसके पिता ने उसे अच्छी पढ़ाई के लिए मना लिया और उसे कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन करवाने के लिए एक छोटा सा लोन ले लिया. सकल की पढ़ाई में विशेष रुचि थी. वह प्रतिभाशाली था. उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया. कुछ दिनों के बाद उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई. उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रारूप तैयार किया. परिणाम स्वरूप उसे फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में बहुत सहायता मिली. उसकी इस प्रकार की सेवा से प्रसन्न होकर उसके बॉस ने उसे प्रमोशन दिया. नेक्स्ट स्टोरी इज स्टोरी ऑफ विलास. विलास 11 वर्ष का लड़का था जो सकल के ही गांव में रहता था. उसके पिता का नाम महेश था जो एक मछुआरे थे. विलास के पिता की मृत्यु उस समय हुई जब वह केवल 2 वर्ष का था. विलास की माँ गीता जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और पास ही की मंडी में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी. मछलियों से वह प्रतिदिन 20 से 30 रुपये बचा लेती थी. विलास गठिया के रोग से ग्रस्त हो गया था. ये एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है कि जॉइंट्स में पेन होता है बहुत ज़्यादा, किंतु माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा सके. स्कूल में न जा सकने के कारण उसकी पढ़ाई में भी रुचि नहीं रही. वह अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करता और रसोई के कामों में माँ की मदद करता. कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार हो गई. अब उनकी देखभाल करने वाला कोई और नहीं था और न ही उनकी सहायता करने वाला था. मजबूर होकर विलास को भी उस गांव में मछलियाँ बेचनी पड़ी. परिणाम स्वरूप वह भी अपनी आय में बढ़ाने में असमर्थ रहा. लेट्स डिस्कस. डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन टू फ्रेंड्स? व्हाट आर दोज? एक्टिविटी. विजिट अ नियर बाई विलेज or a slum area and write down a case study of a boy or girl of your age facing the same condition as Vilas or. दोनों फ्रेंड्स के बीच में पाए जाने वाले डिफरेंसेस को बताइए और जो एक्टिविटीज़ ने आपको दी है अपने आसपास किसी स्लम एरिया में जाइए
और वहाँ जाकर विलास या सकल जैसी कंडीशंस को जो फेस कर रहे हैं आप लोगों की उम्र के जो बच्चे हैं, उनको आपको एक बार ऑब्जर्व करना है। ये एक्टिविटीज़ नहीं दी है एनसीईआरटी ने आपको। In the two case studies, we saw Sakal went to school and Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computer programming. Sakal found a job in private firm, while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a meager income like his mother to support a family. In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhanced the total productivity. Total productivity adds to the growth of economy. This in turn pays individual through salary or in some other form of his choice. In case of Vilas, there could not be any education or healthcare in the early part of his life. He spends his life selling fish like his mother. Henceforth, he draws the same salary of unskilled labor as his mother. दोनों दोस्तों के अध्ययन से पता चलता है कि सकल पढ़ने के लिए स्कूल जाता था, जबकि विलास स्कूल में नहीं जा पाया। सकल को कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त करके किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई, जबकि विलास को पढ़ाई के अभाव में वहीं काम करना पड़ा जो उसकी माँ करती थी। सकल स्वस्थ एवं हष्टपुष्ट था, जबकि विलास गठिया का रोगी था, जैसे मैंने आपको अभी बताया। कई वर्षों की शिक्षा ने सकल के श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। परिणाम स्वरूप उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। देश की समृद्धि में कुल उत्पादकता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्ति को वेतन या अन्य किसी रूप में इसका प्रतिफल मिलता है। दूसरी तरफ विलास को उचित शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। परिणाम स्वरूप वह अपनी माँ की तरह मछलियाँ बेचकर जीवन यापन करता रहा और एक अकुशल अनस्किल्ड श्रमिक का वेतन पाता रहा। शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा मानव संसाधन में निवेश करके आने वाले समय में बेहतर प्रतिफल प्राप्त किए जा सकते हैं। भूमि और पूंजी में निवेश की भांति लोगों में यह निवेश है। मनुष्य शेयरों और बॉन्ड में निवेश इसी उम्मीद से करता है ताकि भविष्य में उसे उच्च प्रतिफल मिल सके, अच्छे आउटकम मिल सके। एक बच्चे पर शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में किया गया निवेश भविष्य में उच्च आय तथा समाज को बड़े योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल प्रदान करता है। यह देखा गया है कि शिक्षा के महत्व को अनुभव करते हुए माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हुए निवेश करते हैं, फिर एक तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। वे अपने बच्चों के उचित पोषण और स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखते हैं। वे अपने बच्चों की पढ़ाई एवं अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। फलस्वरूप यह एक अच्छा चक्र बन जाता है, एक साइकिल तैयार हो जाती है। दूसरी ओर अशिक्षित, अस्वच्छता तथा असुविधाओं से युक्त स्थिति में रहने वाला माता पिता एक दुष्चक्र का निर्माण कर लेते हैं तथा अपने बच्चों को सुविधा एवं साधनहीन स्थिति में रखते हैं। जापान एक विकसित धनी देश है, उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऐसे देश मानव संसाधन पर निवेश करते हैं। ऐसे देश प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे लोगों में निवेश रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करके धनी अथवा विकसित बने हैं। वहाँ के लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया, इसी के बल पर ये विकसित बने हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वीमेन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीन क्षेत्रकों में विभिन्न क्रियाकलापों को वर्गीकृत किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण कार्य सम्मिलित हैं तथा तृतीयक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, परिवहन, पर्यटन, संचार सेवाएं आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार की क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिनके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं और उत्पादन होता है। इन क्रियाकलापों से राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन होता है। इन क्रियाकलापों से राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन होता है। बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं, जिसे आप मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं। एक एक्टिविटी यहाँ पर दी है आपको, विजिट अ विलेज और कॉलोनी लोकेटेड नियर टू योर रेजिडेंशियल एरिया एंड नोट डाउन द वेरियस एक्टिविटीज़ undertaken by the people of that village or colony. If this is not possible, ask your neighbor what is their profession. In which of the three sectors will you categorize their work? Say whether these activities are economic or non-economic activities.
Vilas sells fish in the village market. Vilas cooks food for his family. Sakal works in private firm. Sakal looks after his younger brother and अपनी कॉलोनी आसपास के गांव में जाएं, वहां के लोगों द्वारा किए जाने वाली जो एक्टिविटीज़ है उसको लिखें, अपने पड़ोसियों से उनके व्यवसाय के बारे में जानिए। Due to historical and cultural reasons, there is division of labor between men and women in the family. Women generally look after domestic chores and men work in the field. परिवार में महिलाओं और पुरुषों के मध्य श्रम का विभाजन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से होता है। प्राय देखा जाता है पुरुष खेतों में काम करते हैं, महिलाएं घर के कामों में लगी रहती हैं। सकल के पिता बूटा चौधरी खेतों में काम करके फसलें उगाते हैं, उन्हें बाजार में बेचता है तथा परिवार का भरण पोषण करते हैं। शीला द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को कोई भुगतान नहीं किया जाता है। बूटा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए धन कमाता है और उसे परिवार पर खर्च करता है। महिलाओं द्वारा परिवार के लिए दी जाने वाली सेवाओं के बदले में कोई भुगतान नहीं किया जाता। देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग होते हुए भी महिलाओं की सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। जब महिलाएं श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं तभी उनकी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है। महिलाओं की आय भी पुरुषों की तरह उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा की सहायता से व्यक्ति उपलब्ध आर्थिक अवसरों को अच्छी तरह से उपयोग में लाता है। व्यक्ति की आय शिक्षा और कौशल पर ही निर्धारित होती है। अधिकतर महिलाओं का कम पढ़ी लिखी और निम्न कौशल स्तर होने के कारण उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम सैलरीज ऑफर की जाती हैं। काम करने वाली ज़्यादातर महिलाओं को नौकरी में सुरक्षा नहीं होती, मतलब उन्हें कभी भी नौकरी से हटाया जा सकता है, और कानूनी सुरक्षा का भी अभाव होता है। इस क्षेत्र में की विशेषताएं अनियमित रोजगार और कम आय हैं। बच्चों की उत्पत्ति संबंधी अवकाश, उनकी देखभाल तथा सामाजिक सुरक्षा तंत्र की सुविधाएं इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होती हैं। फिर भी उच्च शिक्षा और कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन दिया जाता है। शिक्षण और चिकित्साओं में महिलाओं को सबसे अधिक आकर्षित करती हैं इस तरह के सेक्टर हैं। प्रशासनिक व अन्य सेवाओं में जाने वाली महिलाओं को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या सहपाठी से पूछें कि वह क्या बनना चाहती है या क्या किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की गुणवत्ता का आधार साक्षरता दर, स्वस्थ व्यक्ति और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण है। यह देखा गया है कि देश की समृद्धि दर जनसंख्या की गुणवत्ता से ही निर्धारित की जाती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां या फिर एसेट होती हैं, जबकि निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ हो जाती है। एजुकेशन, अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में फल देने वाली जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ही है। शिक्षा सकल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत थी। इसी ने जीवन के मूल्य विकसित किए, नए रास्ते खोले और आकांक्षाएं प्रदान की हैं। समाज के विकास में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करने के साथ साथ प्रशासन की कार्यक्षमता को भी बढ़ाती है। ऐसा प्रावधान किया गया है कि जिसमें प्राथमिक शिक्षा सभी तक पहुंच सके, सभी उसे धारण कर सकें, उसकी गुणवत्ता प्रदान कर सके। इसमें विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। प्रगति निर्धारक विद्यालयों के रूप में प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए अनेक विद्यालयों में व्यावसायिक शाखाओं का विकास किया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर 151 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 43,825 करोड़ रुपये हो गया है। ये बजट इसने यहाँ पर दिया है। डेटा एनसीईआरटी बुक में वेरी हो सकता है, अलग अलग बुक हैं, कुछ नई हैं कुछ पुरानी बुक्स हैं, तो डेटा अलग अलग हो सकता है। परिणाम स्वरूप साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2001 में 65% हो गई है और 2010-11 में 74% तक पहुंच गई है। साक्षरता दर अगर देखें, एक तरफ जहां केरल में साक्षरता दर या लिटरेसी रेट 96% है, वहीं दूसरी ओर बिहार में यह 62% है और मध्य प्रदेश में 30% से भी नीचे है। भारत के 5 लाख से भी अधिक गाँव में प्राथमिक स्कूल प्रणाली फैली हुई है। इस तरह की शिक्षा का विस्तार शिक्षा के निम्न स्तर और बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की बच्चों की बढ़ती संख्या के कारण कमज़ोर पड़ गया।
सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों, स्थानीय सरकारों और समुदायों की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार ने पहल की है। सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटर शिविर प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए आरंभ किए गए हैं। दोपहर के भोजन, जिसे मिड डे मील स्कीम भी कहा जाता है, की व्यवस्था कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाने के लिए आरंभ की जा रही है। इस प्रकार की नीतियां लागू करके शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। 10वीं योजना के पूर्ण होने तक उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग में 6% से 9% तक की वृद्धि करने का प्रयास किया गया। ऐसे शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों की जो विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं, पिछले 50 वर्षों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। 1951 से 99 के बीच कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की जो टेबल है वो आप फिगर 2.1 में देख सकते हैं। डेटाज वेरी कर सकते हैं बुक टू बुक। नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ। कोई भी फर्म नहीं चाहती कि वह ऐसे व्यक्तियों को रोजगार दे जिनका स्वास्थ्य खराब हो, क्योंकि ऐसे लोग स्वास्थ्य श्रमिकों के बराबर काम नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक फर्म का उद्देश्य अधिकतर लाभ कमाना है। व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के बल पर शारीरिक क्षमता का पता चलता है और बीमारियों से मुकाबला करने की शक्ति मिलती है। अस्वस्थ लोग समाज और देश के लिए बोझ होते हैं। स्वास्थ्य के बल पर मनुष्य का कल्याण हो सकता है, अतः सभी देश इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि वे अपनी जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारें। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी यही है कि जनसंख्या के उन वर्गों का जिन्हें कम सुविधाएं प्राप्त हैं विशेष ध्यान रखा जाए और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण में पौष्टिक सेवाएं उचित तथा अच्छे तरीके से पहुंचाई जाए। पिछले 50 वर्षों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्र में तीनों तरह की सेवा, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के लिए आवश्यकता अनुसार एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया गया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स। अनएम्प्लॉयमेंट। शीला, जो सकल की माँ है, अपने घर के कामकाज, बच्चों की देखभाल के साथ साथ अपने पति बूटा चौधरी की खेती में मदद करती थी। सकल के एक भाई और एक बहन है, जीतू और सीतू, जो अपने समय खेल कूदने में बिताते थे। क्या शीला या जीतू या सीतू बेरोजगार हैं? यदि नहीं तो ऐसा क्यों? जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने की इच्छा रखने वाले लोग रोजगार नहीं पा सकते तो यह स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। शीला केवल अपने घर में ही काम करके खुश है। दूसरी तरफ जीतू और सीतू इतने छोटे हैं कि उनकी संख्या श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती। शीला, जीतू और सीतू को बेरोजगार भी नहीं कहा जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में 15 वर्ष से 59 वर्ष के लोग शामिल किए जाते हैं। चूंकि सकल की माँ घर के लिए काम करती है और बाहर जाकर काम करने की इच्छुक नहीं है तथा जीतू और सीतू इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए इन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। भारत को जाने तो इसमें ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है। इन क्षेत्रों की बेरोजगारी में भी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी है। गांव में लोग प्राय कृषि पर आश्रित होते हैं। यहाँ लोगों को बुआई, कटाई, निराई और गहाई के समय ही वर्ष के कुछ ही महीने रोजगार मिलता है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोग काम प्राप्त नहीं कर पाते, उस समय मौसमी बेरोजगारी होती है। कृषिगत काम में लगे परिवारों के पास एक भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। एक काम को करने में 5 लोगों की आवश्यकता होती है और उसे करने में 8 लोग लगे हुए हैं, तो इनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। इन 3 लोगों द्वारा खेत में काम किए जाने से जो अंशदान किया जाता है उससे कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इन 3 लोगों को हटा दिए जाने पर भी खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। यदि खेत में 5 लोगों के काम करने की आवश्यकता है और वहाँ 3 लोग एक्स्ट्रा में काम कर रहे हैं तो वे डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। नगरों में मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी युवक बेरोजगार हैं। एक विश्लेषण के बाद पाया गया है कि मैट्रिकुलेशन की अपेक्षा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवकों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है।
नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। कुछ श्रेणियों में जनशक्ति की बहुलता है तो कुछ में जनशक्ति की कमी बनी हुई है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी लोग बेरोजगार हैं तथा ऐसे भी लोग हैं जिनके पास तकनीकी कौशल का अभाव है। परिणाम स्वरूप वे अपनी आर्थिक समृद्धि नहीं कर सकते। जनशक्ति संसाधन बेरोजगारी के कारण नष्ट होता है। जो लोग देश की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति या एसेट होते हैं वे बेरोजगार होकर देश की जिम्मेदारी बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप युवा निराश और हताश हो जाते हैं। अपनी परिवार का भरण पोषण करने के लिए लोगों के पास पैसे की कमी होती है। यह एक सामाजिक अपव्यय है कि कार्य करने के इच्छुक शिक्षित लोग सार्थक रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। अतः बेरोजगारी किसी भी अर्थव्यवस्था के पर्याप्त विकास पर बहुत प्रभाव डालती है। यह ऐसे संसाधनों को नष्ट कर देती है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। यदि लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया गया तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाएंगे। आंकड़ों को देखते हुए भारत में बेरोजगारी की दर कम है। नियोजित लोगों में अत्यधिक संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती की जाती है। लोग पूरे वर्ष काम में लगे दिखाई देते हैं, फिर भी उनकी क्षमता और आय को देखते हुए यह काफ़ी नहीं है। वे जो काम करते हैं वे उन पर थोपा हुआ सा प्रतीत होता है, अतः वे अपनी इच्छा अनुसार कोई दूसरा काम पसंद कर सकते हैं। मजदूर का गुजारा काम किए बिना संभव नहीं है, अतः वे कम कमाई पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। इसी आय से वे अपने किसी तरह अपने दिन गुजारते हैं। स्वरोजगार प्राथमिक क्षेत्र में एक और विशेषता है। खेत में परिवार के सभी लोगों के लिए पर्याप्त काम नहीं होता, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। अतः खेती के मामलों में प्रचंड बेरोजगारी होती है, परंतु कुल उत्पादन में सभी की हिस्सेदारी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेत के काम में साझेदारी और फसल के उत्पादन में हिस्सेदारी की धारणा बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है। लेकिन ऐसा करने से परिवार गरीबी से उबर नहीं पाते और परिवार के कई श्रमिक रोजगार के लिए शहर की ओर जाने लगते हैं। यदि उपरोक्त तीनों क्षेत्रों को में रोजगार के परिदृश्य में विचार करें तो कृषि ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला है। प्रचंड बेरोजगारी के कारण पिछले वर्षों में कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या में कमी आई है। कृषि के बाद जो श्रम का हिस्सा शेष बचा है वह दूसरे और तीसरे क्षेत्रक में बट गया है। दूसरे क्षेत्रक में श्रम का सबसे अधिक अभी शोषण छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में होता है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी आदि अनेक सेवाएं आती हैं। स्टोरी ऑफ अ विलेज। एक गांव में अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार अपनी मेहनत से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। गांव के सभी लोग अपनी आवश्यकता स्वयं पूरी कर लेते थे, जैसे बच्चों को पढ़ाना, कपड़े बनाना आदि। इनमें से एक परिवार ने अपने लड़के को कृषि महाविद्यालय में प्रवेश दिला दिया और कुछ समय बाद वह कृषि इंजीनियर बनकर गांव में वापस आया। उसने अपनी सृजन शक्ति से एक ऐसे उन्नत किस्म का हल तैयार किया जिससे गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। इस आधुनिक यंत्र से एग्रो इंजीनियरिंग का नया काम शुरू हुआ और उस परिवार के पास बहुत अनाज हुआ जिससे उसकी पूर्ति हुई। उसने शेष बचे अनाज को पास के गांव में बेच दिया और प्राप्त लाभ को आपस में बांट लिया। इस तरह की सफलता से गांव के सभी परिवारों को प्रेरणा मिली और अपने बच्चों के सुखद भविष्य के विषय में विचार करने के लिए बैठक की। उन सब ने मिलकर गांव की पंचायत के सामने एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया और साथ ही यह विश्वास दिलाया कि वे अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। सरकार की मदद लेकर पंचायत ने एक स्कूल खोल दिया। पास के नगर का एक योग्य शिक्षक नियुक्त किया गया और गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। उसी दौरान गांव के एक परिवार ने अपनी लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। गांव के सभी लोग बढ़िया सिले हुए कपड़े पहनना चाहते थे, इसलिए वह सभी लोगों के कपड़े सीने लगी। इस प्रकार गांव में दर्जी का काम भी शुरू हो गया। इसका एक लाभ यह भी हुआ कि किसानों को अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था और उनका बचा हुआ समय वो अपने खेत में लगाकर परिणाम स्वरूप अपनी उपज को बढ़ा सकते थे। यहाँ से उनकी समृद्धि और विकास आरंभ हुआ। उपभोग के बाद भी किसानों के पास वस्तुएं बची हुई थी। उन वस्तुओं को लेकर गांव के बाजार में आने वाले व्यापारियों को बेच सकते थे। धीरे धीरे वह गांव अनेक तरह के व्यवसायों से परिपूर्ण हो गया। यह एक ऐसे गांव की कहानी थी जिसे मानव पूंजी ने जटिल और आधुनिक कार्यप्रणाली से विकसित बनाया है। इसी के साथ चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है।